हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है हमारी हिमाचल प्रदेश टीजीटी नॉन मेडिकल की सीरीज़ में। पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ फंडामेंटल डिस्कस किए इलेक्ट्रोस्टैटिक के और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी। सो होपफुली कि आपने समझा कॉन्सेप्ट को और जाना कि किस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को सिंक किया और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। सो थोड़ी सी डिस्कशन के बाद आज कुछ बातें और डिस्कस करेंगे एंड कुछ नई बातें सीखेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड में बीच बीच में आपको गाड़ियों का शोर सुनाई देगा, तो सॉरी फॉर दैट। बिकॉज मैं थोड़ी सी मेरा जो रूम है वो रोड साइड पे है, तो रोड साइड की वजह से बाहर की जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है बीच बीच में आपको फेस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत आपको भी मैनेज करना होगा और थोड़ा बहुत मैं भी करूँगा। सो अब एक बार फिर से कॉन्सेप्ट की एक जर्नी को स्टार्ट करूंगा मैं, जिसमें आपने कनेक्ट करना है कि किस तरह से कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट समझने के बाद कैसे उनको अप्लाई करना है। क्योंकि जो कमीशन एग्ज़ाम है इसमें जो एग्जामिनर हो तो थोड़े से डेप्थ में जाता है। मैं अभी प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कर रहा था जो आज से पहले कमीशन के एग्ज़ाम हुए, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आए हैं। आपको पता है कि जब भी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर तो एक भी क्वेश्चन किसी भी सेगमेंट से आता है, किसी भी डोमेन से एक क्वेश्चन आता है, तो उसे हमें पूरा कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँगा जैसे जैसे आगे चलेगी कि कहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए। तो आप लोग सभी चीज़ों को सिंक करके चलो, ठीक है। सो अब मैं थोड़ा सा कल का रिवाइज करता हूँ कि कल हमने क्या डिस्कस किया, एक बार आपको बताता हूँ। देन जैसे ही आपको कल का थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा तो आज के नए टॉपिक हम उसमें ऐड करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन सब साइमल्टेनियसली साथ में चले तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो कल की बातें करेंगे। तो मेरे बारे में आप जानते ही, मेरा नाम महेंद्र कुमार है। मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, एनआईटी जालंधर से मेरी मास्टर्स है फिज़िक्स में। सो मैं फ़िज़िक्स टीच करता हूँ +1 +2 आईआईटी जेईई के स्टूडेंट को, और साथ ही जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स होती है वो मैं टीच करने की कोशिश करता हूँ। सो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसा आपको लगता है और किस तरह का मेरा कॉन्सेप्ट के साथ डील करने का तरीका है। आप समझ पाते कॉन्सेप्ट या नहीं, या फिर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसके बाद वो प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाते हो या नहीं। बिकॉज साइंस में सिर्फ कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करना ज़रूरी नहीं है। साइंस में अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो वो आपकी डेली लाइफ में अप्लाई होना चाहिए। बिकॉज साइंटिफिक स्टडी के बाद अगर कोई भी मेथड आपके पास आता है वो आपके नेचर में एग्जिस्ट होना चाहिए। सो मैं ज़्यादा डिस्कशन ना करना चाहता हूँ और उतने डेप्थ में भी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेम्परामेंट के साथ है। और आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब में तो वैसे भी स्पीड अप करने का ऑप्शन रहता ही है, आप स्पीड अप करके मेरे लेक्चर देख सकते हैं। क्योंकि मैं अब जब नॉर्मल वॉइस में बता रहा हूँ तो वहाँ पे तो मुझे थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बताना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा अगर स्पीड अप भी करोगे तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे, राइट। सो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने ये कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, जब चार्ज रेस्ट में है, चार्ज मोशन में है, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो कौन कौन सी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और दूसरी स्लाइड में डिस्कशन की थी कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है या किसी बॉडी को अनचार्ज करना है। किसी बॉडी को अगर अनचार्ज करना है तो उससे हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो दैट मीन बॉडी अनचार्ज है। अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट मैंने चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज हमारे पास क्या है। चार्ज हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, और चार्ज की कुछ मैंने प्रॉपर्टी बताई। स्पेशल प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड है, स्केलर है, एसोसिएटेड विद मास है, कंजर्व्ड है, इनवेरिएंट है, और उसके बाद कूलम्स यूनिट है, 80 डायमेंशन है। सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी कल, राइट। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास दो काइंड का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जब इस तरह के आपके पास चार्ज के अलग अलग सेगमेंट में आप देखोगे तो उस टाइम पे कब रिपल्शन होगा, कब अट्रैक्शन होगा, और रिपल्शन और अट्रैक्शन में कितना फोर्स अप्लाई होगा वो भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया, राइट। एंड नेक्स्ट मैंने कूलम्स लॉ को डिस्क्राइब किया, कूलम्स लॉ की यूनिट आपको बताई, कूलम्स लॉ का डायमेंशन फॉर्मूला बताया। एंड देन पॉइंट चार्ज के बारे में बताया कि पॉइंट चार्ज पर आपका कूलम लॉ एप्लीकेबल तो है पर कौन सी सिचुएशन में नहीं है वो भी बताया, राइट। और नेक्स्ट कुछ ये प्रॉब्लम आपके साथ कल डिस्कस करी, और इन प्रॉब्लम के साथ ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस किया। एंड देन चार्जिंग के मेथड बताए कि चार्जिंग कितने टाइप से पॉसिबल है और कौन सी मेथड में किस तरह की चार्जिंग होती है ना। कंडक्शन में बॉडीज़ को कांटेक्ट में लाना है, इंडक्शन में बिना कांटेक्ट में रखे हुए बॉडी को चार्ज करना है, फ्रिक्शन में रब करके हमने चार्जिंग का मेथड देखा, राइट। सुनो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, यहाँ से आपने ये इक्वेशन फाइंड आउट किया और ये आपने इन्वर्स स्क्वायर लॉ का जो फॉर्मूला देखा ये भी यहाँ पर देखा, राइट।
एंड नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो हो सकती है, और वो कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक फॉर्मूला भी दिया। एंड देन उसके बाद आपको ये भी बताया कि, एक मिनट, हाँ राइट, एंड देन आपको ये भी बताया कि अगर ई वर्सेज एक्स आपको प्लॉट बनाने हैं, अलग अलग ग्राफ आपको बनाने हैं पॉइंट चार्ज के लिए या मल्टीपल चार्ज के लिए या फिर डाइपोल के लिए, तो सभी कंडीशन आपके साथ डिस्कस की, राइट। सो आज एक बात और बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्टली आगे डिस्कशन करूँगा। ये क्वेश्चन भी आई थिंक मैंने कल आपसे सॉल्व करवाए थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी के टाइम पे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो गए तो क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर दोगे, राइट। और जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा उसको एटलीस्ट आप अप्लाई करना आप अपने क्वेश्चंस में कि वो अप्लाई हो रही है वो चीज़ें या नहीं, राइट। सो आज का जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक क्या है? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होगा, अभी तक क्या लिया था, मैं कहीं पे भी डिस्कशन करता था, एक पॉइंट चार्ज मेंशन करता था तो आपको बताता था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास है तो कितना वहाँ पे फोर्स पॉसिबल है, ये बातें मैंने की। परंतु अभी मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में इसका कहने का मतलब है कि मैंने आज मल्टीपल, एक चार्ज की ना बात करते हुए चार्ज को मैंने स्प्रेड किया है किसी सरफेस पे। मान लो इस सरफेस पे मैंने चार्ज यहाँ पे स्प्रेड किया, ठीक है, इस सरफेस पे मैंने क्या किया, ये चार्ज रखा। अब चार्ज को मैं किसी, मान लेने के लिए ऐसी किसी रॉड पे भी रख सकता हूँ, जैसे ये रॉड मैंने यहाँ पे बनाई है ना। अगर इस रॉड पे अगर मैं चार्ज को इस तरह से डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, या फिर कोई मैं एक ऐसा क्यूब बना दूँ, एक मिनट, ऐसा कोई क्यूब बना दूँ, तो इस क्यूब में मेरे पास अगर, 1 मिनट यार डायग्राम ही नहीं बन पा रहा है, ओके ये लो, फिर से वही, चलो कोई नहीं, अंडरस्टूड है ये कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, क्यूब बनाना चाह रहा हूँ। तो ये और ये अब ये मेरे पास सरफेस है, ये मेरे पास लीनियरली मैंने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये मेरे पास एक होल बॉडी है जिस क्यूब के अंदर, पूरे क्यूब के अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, स्टोर किया। तो चार्ज अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी से पहले दोस्तों हम क्या करते थे, अभी से पहले हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, अभी से पहले हम क्या करते थे कि पॉइंट चार्ज की डिस्कशन करते थे। परंतु भी पॉइंट चार्ज की डिस्कशन को साइड में रखते हुए अभी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। तो ये एक फिजिक्स की विशेषता है, इट्स द क्वालिटी ऑफ फिजिक्स। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, देन फर्स्टली आपको फंडामेंटल क्लियर करने होंगे, आफ्टर दैट आप हायर चीज़ों की तरफ बढ़ोगे, ठीक है ना। अब इस यहाँ पर अगर मुझे चार्ज की बात करनी, किस तरह से चार्ज निकालना है, तो इसमें मैं डायरेक्टली अपना कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें मुझे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। पहले मुझे यहाँ पे कोई एक स्मॉल सा पार्ट ब्रेक करना पड़ेगा। अगर पूरे पे, अगर मेरे पास पूरी रॉड पर अगर मेरे पास क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे एक स्मॉल सा पार्ट कट करके यहाँ पे मानना पड़ेगा कि मैंने एक छोटा सा, अगर इतने में से पोर्शन कट किया तो एक छोटा सा चार्ज डी क्यू मेरे पास हो गया। जब डी क्यू हो गया, इस डी क्यू से अगर मैं किसी, मान लेने के लिए, एक मिनट की इसको मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखो, अब मान लो मैं इस डी क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर अगर देखना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कोई एक डिस्टेंस मान लेता हूँ एक्स, यहाँ पे इस डी क्यू की वजह से अगर मैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूँ तो क्या होगी, है ना। तो डी मेरे पास क्या होगी, आपको पता है क्या होगी, के डी क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, राइट। अब मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी होगी, इंटीग्रेशन करने के बाद मेरा सोल्यूशन होगा। परंतु ऐसे में हमारे पास एक विशेष जो बात होगी, यहाँ पे हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात होगी, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यहाँ से ये क्यू की वैल्यू आती है, तो वो यहाँ पे पुट होती है डी क्यू। तो ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। और सरफेस में हमारे पास क्या होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये क्यू अपॉन एरिया, ठीक है। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये रो होता है, रो होता है हमारे पास चार्ज अपॉन वॉल्यूम, रो होता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे एक कंडीशन बता दूंगा कि आपके पास जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उस केस में आप किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो अभी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो कि
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। बाकी सरफेस और वॉल्यूम के लिए आपने सिस्टमेटिकली इसी तरह से सोचना है और ऐसे ही आपके पास वो कॉन्सेप्ट भी सॉल्व हो गए, राइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर अभी एक स्मॉल चार्ज यहाँ पे लिया हुआ है ये डी क्यू, तो डी क्यू की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर दी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब मैं कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रॉड की वजह से कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, जब मैं ये अगर मान लेने के लिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ L कंसिडर कर लेता हूँ, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ L कंसिडर करता हूँ तो एक मिनट, डी मेरे पास कितना है, के डी क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलूँगा। और कंप्लीट रॉड की वजह से मेरे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं ए नेट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, राइट, अगर मैं ए नेट फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूँ तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी, ओके, और साथ में मेरे पास के डी क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास डिस्टेंस ए है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू लूँगा, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे a है और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है मेरे पास l प्लस ए। तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द केस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैंने लीनियरली अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन दैट केस मैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट मेरे पास क्या आ गई, ए प्लस एल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो हमारे पास किस तरह से ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, राइट। अब यहाँ पर ये तो कांस्टेंट जो भी आपके पास टर्म्स है उनको बाहर निकाल दो और कांस्टेंट के अलावा जो भी बचता है उसको अंदर रखना है। सो कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ के है, बाकी तो सारा वेरी कर रहा है, राइट। यहाँ से ए से लेकर ए प्लस एल, के को कांस्टेंट बाहर रखा और अंदर बचा हमारे पास डी क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब ये आपको पहले ही पता, अगर मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक्स है तो ऊपर भी मेरे पास क्या होना चाहिए, डी एक्स, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर ऊपर डी क्यू है नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन नहीं होगी। सो आपको पता अगर आपके पास चार्ज अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैंने बता रखा है कि आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, लैम्डा इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी क्यू अपॉन डी एल, मतलब क्यू अपॉन एल। अब ये मेरे पास अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है तो ये छोटे से डिस्टेंस पे छोटा सा मैंने चार्ज निकाला कि इस डिस्टेंस को मैं डी एक्स मान सकता हूँ कि नहीं मान, ये डी क्यू है। अगर इस छोटे से पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैं लैम्डा निकालने की कोशिश करूँगा तो क्या हो जाएगा, छोटा सा चार्ज क्या है, डी क्यू और डी एक्स। तो यहाँ से मेरे पास डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी क्यू की वैल्यू आएगी डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। सो यहाँ पर इसको पुट करो, इधर यहाँ पे पुट करोगे तो ए नेट आपके पास क्या बनेगा, ए नेट आपके पास बनेगा के ए से लेकर ए प्लस एल तक, और डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब इसको जब बाहर निकालोगे के लैम्डा, अंदर आपके पास बच गया ए प्लस एल 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या बनता है, ए नेट, आराम से इसको सॉल्व करो, के लैम्डा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका बनेगा एक्स माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 और ए से ए प्लस एल तक, राइट। ये मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, होपफुली आपको आता होगा। के लैम्डा ए माइनस 1 और माइनस 1 ए और ए प्लस एल। अब जब इसको और सॉल्व करते तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, के लैम्डा अपॉन ये माइनस बाहर निकाल दो और अंदर 1 अपॉन ए इसको लिख सकते हैं, और ए से लेकर ए प्लस एल। तो जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में करता हूँ तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। ये अपर लिमिट में माइनस कैसे आ गया, क्योंकि बाहर एक माइनस है, इसलिए यहाँ पर मेरे पास ए नेट कुछ इस तरह से निकलेगा। कब, जब मैं लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, ठीक है ना। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो सिमिलरली दोस्तों आप लोग सरफेस और वॉल्यूम के लिए सॉल्व करना, सरफेस और वॉल्यूम के लिए सिमिलरली सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं।
राइट। एंड नेक्स्ट अब यहाँ से आगे बहुत इंपॉर्टेंट जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है डायरेक्टली, इवन कोई आपके पास IIT JEE हो या फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, या बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, CBSE के एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक को हमेशा पूछते हैं। मतलब ये एप्लीकेशन है आपके पास, इस एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी डिस्कशन होता है, तो मैं आपको बता के रखूँगा। तो आप भी ध्यान रखना कि आपसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई चार्ज रिंग है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज रिंग है, अगर इस तरह की मेरे पास कोई चार्ज रिंग है, राइट, ये अब इस चार्ज रिंग के ऊपर अगर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, पूरे चार्ज से इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मान लेने के लिए मैंने इस पर पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया टोटल चार्ज, इसको मैं कह लेता हूँ Q। और इस रिंग की जो मेरे पास रेडियस है वो मैंने R कंसीडर कर ली, और मैं इसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट P पे यहाँ पर अगर जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आपने अभी सीखा है, आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सीखी है, परंतु चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी पहले आपके पास कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, पर यहाँ पर इस चार्ज रिंग में आपके पास पूरे चार्ज में आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे में आपको कूलम्ब्स लॉ नहीं लग सकता। तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए या थोड़ी ईजी करने के लिए यहाँ पर आपने एक DQ कंसिडर किया। अब इस DQ की वजह से अगर आप यहाँ पर देखोगे इस पॉइंट पे, तो कुछ इस तरफ को आपको एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, स्मॉल DQ की वजह से। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो ये पॉइंट, इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं, जो ये डिस्टेंस वाला था, यहाँ एक कोई एंगल थीटा आपके पास हो बनेगा और इसके अपोजिट का एंगल बिल्कुल सेम होगा। अब ये जो DE का कंपोनेंट है आपके पास दो पार्ट में क्या हो जाएगा, दो पार्ट में आपके पास ये कंपोनेंट आपको मिलेगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में आपके पास मिलेगा क्या, यहाँ पे DE कॉस थीटा, और वर्टिकल में आपके पास क्या मिलेगा, DE साइन थीटा, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, अगर सेम एक DQ मैं यहाँ पर भी ब्रेक करूँ, कंसीडर करूँ, तो यहाँ से भी मेरे पास कुछ ऐसा ही मिलेगा और यहाँ से भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी अगर एंगल थीटा मान के चलूँ तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक वर्टिकल तो एक ये वाला। यहाँ पर भी एक आएगा हमारे पास DE कॉस थीटा, नेट के लिए ये दोनों हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम आएगा, और ये हमारे पास DE साइन थीटा, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। सो अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो अब हमने अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा, ये तो जिस टाइम पे मैं E नेट निकालूंगा दोस्तों, E नेट में किसी एक DQ के लिए निकालूंगा, या तो इसके लिए या तो इसके लिए, दोनों को साथ में लेकर नहीं चलूंगा क्योंकि बाद में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मुझे पता है। पर मैंने आपको मेथड बताया कि जो DE साइन थीटा कैसे कैंसिल आउट हो गए, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों डायग्राम में शो करके दिखाया कि किस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, राइट। अब यहाँ पर मैं E नेट निकालूंगा किसी एक के लिए, इस DQ के लिए अगर मैं E नेट निकालना चाहता हूँ, तो आप इजीली जो आपके पास एक फॉर्मूला है उसको अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, K DQ अपॉन R का स्क्वायर, R मान लेने के लिए इसको मान लो तो इसका स्क्वायर, ठीक है। और साथ में आपके पास E नेट अगर आप निकालना चाहते हो, सॉरी E नेट आपके पास पहले तो क्या आएगा, E नेट आएगा आपके पास अभी ये वाला जो आपके पास अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो आपके पास है क्या, DE कॉस थीटा, राइट। तो DE कॉस थीटा में ये DE आपके पास आपने सॉल्व किया है ना, ये DE आपके पास आया, ये जो इक्वेशन आई है अभी आपके पास ये DE की है, और ये DE आपने यहाँ से फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे पुट करना है, फिर आपके पास E नेट की कुछ कंडीशन फुलफिल होगी। तो ये DE आपके पास K DQ R का स्क्वायर, अब R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ पर PGT लगाओ, ये आपके पास है, यहाँ पर आप PGT बहुत इजीली लगा सकते हैं। ये देखो R X, तो क्या आएगा, R स्क्वायर क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी R की। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, आप जो मेरे पास ये वैल्यू है इसको पुट करते हैं, DE में यहाँ पे पुट करूँगा मैं K DQ अपॉन R का स्क्वायर कितना है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस DE की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो E नेट क्या आ जाएगा, K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, राइट।
अब इस कॉस थीटा को अगर आप यहाँ से निकालोगे, कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, कॉस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बेस आपके पास x और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है r। तो r की वैल्यू यहाँ पर आपके पास गिवन है, तो ये क्या बनेगा कॉस थीटा x अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र, राइट। तो इसको पुट करो यहाँ कॉस थीटा की जगह, के डी क्यू आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाई एक्स आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र का एक्स स्क्र की रेज टू की पावर 1/2। जब इसको फाइनली आप यहाँ से अगर सॉल्व करके देखते हो, यहाँ ध्यान देना है, तो आपके पास जो ई नेट आपको मिलती है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ लिख रहा हूँ के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र रेज टू की पावर 3/2। ये तो बात समझ आई ना आपको कि ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1/2 को आप 3/2 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो जब आप एक चार्ज रिंग की वजह से दोस्तों अगर देखते हो, तो उस केस में आपके पास कुछ इस तरह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, ठीक है। सो जनरली हमारे पास होता क्या है, तो मैं इसके कुछ स्पेशल केस आपको बता दूं। अगर लेट अस कंसीडर जो आपके पास x है ये बहुत ज़्यादा बड़ा आपके r के, ठीक है ना, जो आपने यहाँ पर ये x लिया हुआ है इस r से काफ़ी दूर, कहीं दूर जाकर आप इस r को लेते हो, तो उस केस में आपके पास जो r है उसको आप निगलेक्ट कर दोगे, यहाँ पर कर दोगे, तो आप सिर्फ x कंसीडर करोगे। तो उस केस में ये नेट क्या हो जाएगा के डी क्यू अपॉन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्र 3/2, और यहाँ से ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स का क्यूब, और यहाँ से ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू अपने पास जो बन रही है वो बन रही है के डी क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। और हाँ, अभी तक भी यहाँ पे डी क्यू मैं लेकर चल रहा हूँ, तो अगर आप डी क्यू को अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हो, ठीक है ना, डी क्यू अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो, तो डी क्यू आपके पास सिर्फ इस पॉइंट की बात हो रही, पूरे जो मेरे पास कंप्लीट मेरे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो डी क्यू को आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप डी क्यू को किससे रिप्लेस करोगे, क्यू से, तो यहाँ पर आप क्यू लिख सकते हो। तो आपके पास यहाँ क्यू मेंशन कर दो, तो ये आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। तो ये क्या बन गया के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, है ना। तो मुझे लगता है जो ये ई नेट आपके पास निकला, ये पहले भी आपने सॉल्व कर रखा है, किसका केस है, ये आपके पास पॉइंट चार्ज की तरह आ गया। बोला था ना मैंने कि पॉइंट चार्ज में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो फाइंड होती है पॉइंट चार्ज की वजह से, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम आपके पास इस केस में भी होता है। अगर आप इन्फिनिटी में जाके देखते हो तो इस चार्ज रिंग, तो ऐसा आपको कुछ बिहेव होता है। और दूसरी बात ये कि अगर इस रिंग के आप सेंटर में आ जाओगे यहाँ पर, तो सेंटर में आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे कि आपके पास जो रिंग है, ठीक है ना, आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास रिंग है, ठीक है। अब इस रिंग के आप क्या करोगे, सेंटर में यहाँ पे आ जाओगे, ये आपके पास प्लस 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 डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सेंटर में यहाँ पे आओगे, तो सेंटर में आपके पास ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटर में आपके पास ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स क्या हो जाएगा 0, तो एक्स 0 हो जाएगा, तो ई आपके पास 0 हो जाएगी कब, सेंटर में, ठीक है ना। और एक और केस, अगर आप बहुत दूर इन्फिनिटी पे चले जाओगे, अगर इन्फिनिटी पे चले जाओगे, यहाँ पे देखना है कि अगर आप का जो एक्स है वो टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पर जो निकाला है एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, तो ई आपके पास ऑलमोस्ट 0 की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, परंतु बहुत दूर चले जाओगे तो वहाँ पर बहुत कम भी फील हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिससे हम 0 की तरह फील कर सकते हैं। परंतु हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इन्फिनिटी पे 0 होती है, ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखना। सो मुझे लगता है कि मैं जितना बता सकता था वो आपको समझ आया होगा, है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए प्लॉट बनता है, तो प्लॉट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कोशिश करना है कि एक प्लॉट बनाना और मुझे बताना है कि किस तरह से आपके पास प्लॉट बना है, और मुझे कमेंट सेशन में बताना, या फिर मेरे मेल पे मुझे मेल कर देना कि आपको प्लॉट बनाना आया या नहीं, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और बता दूंगा, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएगी। क्या पता कंपटीशन में कहीं इस तरह का ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं, राइट।
मान लो मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। अब क्या करूँगा मैं, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, वो आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर सकते, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ज़्यादा सीरियस लें। ठीक है, हो क्या रहा है, मान लो आपके पास यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये एक अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कोई बड़ा चार्ज है जिसकी वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब ये तो है नहीं ना कि सीधे उठ के इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कहीं से भी। तो ये अंडरस्टूड है कि इतनी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास अगर हमें देखने को मिल रही, तो कोई ना कोई चार्ज जिसके बिहाइंड किसी न किसी चार्ज की स्टोरी तो है। ठीक है, अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या बताऊंगा यहाँ पर, अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है दोस्तों, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे प्लेस करोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और एक नेगेटिव चार्ज भी प्लेस करोगे, तो ये किस तरफ इस पर फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है ना, वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना अप्लाई होता है, QE अप्लाई होता है, F इज इक्वल टू QE। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारे पास इस चार्ज पे, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर अगर इस तरफ मेरे पास बाहर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो अंडरस्टूड है कि जो बाहर जहाँ से ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो वो कोई पॉजिटिव चार्ज से ही आ रही है। तो वो पॉजिटिव चार्ज अगर इस पर अगर कोई फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेगा, तो इसको इस साइड ही फोर्स लगेगी, इसको रिपेल करेगा, तो इस पर QE किधर लगेगा, प्लस चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इसको ये अट्रैक्ट करना चाहेगा। और नेगेटिव चार्ज पे हमारा जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड आपके लास्ट कमीशन में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो मैं बताऊंगा। डाइपोल टॉर्क का कॉन्सेप्ट था, पर टॉर्क यहीं से जनरेट होता है आपके पास इसी कॉन्सेप्ट से, पर यहाँ नहीं बताऊंगा, थोड़ा आगे चला जाऊंगा, डाइपोल समझाऊंगा। फिर डाइपोल के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसी डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप डाइपोल को प्लेस करोगे, तो कैसे टॉर्क वहाँ पे जनरेट होगा, वो तब बताऊंगा। पर अभी थोड़ा सा समझो कि जो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक ऐसे ही थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, तो उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप उसको समझ पाते हो या नहीं। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, और बिल्कुल इसके साथ में मैंने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट रखी है। ठीक है, ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट बना दी दोस्तों, और बिल्कुल इसके साथ में मैंने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट बना दी। ठीक है, रुको इसको थोड़ा सेंटर पे लाते हैं, ऐसे कोने में मज़ा नहीं आ रहा है। ये लो, अब यहाँ पे आपको एक बात पता लग गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक कोई इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन का मास मेरे पास m है, मैं इसको b वेलोसिटी के साथ अंदर, इनिशियली b वेलोसिटी के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करना चाहता हूँ। परंतु अगर यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होती, तो ये b वेलोसिटी के साथ इस ट्रैक पे आगे जाता। पर जब इसको मैंने अंदर भेजा इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये कुछ इस तरह से चला गया, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे प्यारी बात समझने के लिए ये है कि जिस टाइम पे हमारा, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रॉन अंदर आया, अंदर जब इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेशन की, तो यहाँ आते ही इसके ऊपर को फोर्स लगने लग गया, और ऊपर को जो फोर्स लगने लगा, इसने इसको क्या किया, ऊपर को धकेलते धकेलते इस तरफ धकेल दी। समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास था, इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इस पर फोर्स अप्लाई होता है, जो QE अप्लाई होता है। इसीलिए ऊपर का ये कॉन्सेप्ट पहले बता रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट को सिंक करके आगे जाना है, तभी आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच समझ आएगी। तो यहाँ से ये हमारे पास कुछ इस तरफ निकल गया। अब मान लेने के लिए मैंने क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के लिए, अगर मैं ये नहीं बताता तो शायद आप
जज कर पाते या नहीं, पर अब तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दोगे। क्वेश्चन मैंने एक आपके लिए बनाया कि दोस्तों मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, और ये नेगेटिव प्लेट है। यहाँ से मेरे पास 1, 2 और 3 पाथ 1 और पाथ 2 और पाथ 3 पर 3 पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो इन 3 पार्टिकल की मूवमेंट से आप मुझे ये बताओ कि इन पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है। तो आप इजीली बता सकते हैं कि पहला और दूसरा जो आपके पास पार्टिकल है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, पॉजिटिव प्लेट की ओर निकल चुका है, तो ये हमारे पास ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज होगा। और जो हमारे पास थर्ड वन जो डाउनवर्ड अगर मूव कर रहा है तो थर्ड वन हमारे पास ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट भी कभी कभी आ जाते हैं। सो इसका तभी आइडिया होगा आप लोगों को जब आप थोड़ा इस पर फोकस करोगे, राइट। होपफुली कि आप यहाँ तक समझ चुके हो गए, है ना। तो यहाँ तक बातें कर लिए। नेक्स्ट जो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो डायपोल की बात करूँगा। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक हमारे फिजिक्स में, और ब्यूटीफुल टॉपिक तो है ही है, और साथ ही प्रीवियस ईयर में आपके जो कमीशन के एग्ज़ाम है यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ। अगर पॉसिबल हो तो मैं आज के लेक्चर में नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन भी ऐड करूँगा कि ये क्वेश्चन आपको आया था तो आपको बताना था, ठीक है ना। 1 मिनट ना, हाँ चलो यहाँ तक बात समझ आ गई। तो किसी को कोई क्वेरी, होपफुली कि आप ये सारी बातें समझ चुके कि जो मैंने आज डिस्कशन किया ना, आज यहाँ से नीचे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करूँगा मैं, जो कि मुझे लगता है कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे प्यारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब सबसे पहला टॉपिक के साथ आप जब फैमिलियर होते हो तो टॉपिक को समझना है। अब डायपोल से ही समझ आ रहा है कि 2 चीज़ों की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक आगे आ गया तो इलेक्ट्रिक में आपको पता ही है, टर्म इलेक्ट्रिक जहाँ पे आ गया तो कुछ चार्ज का ही यहाँ पे हमारे पास कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल की बात अगर हम कर रहे हैं दोस्तों, तो डायपोल मतलब 2, कोई 2 चार्ज की बात करने वाले, है ना। अब 2 चार्ज की बात तो करने वाले, डायपोल हमारे पास होता क्या है, इसकी सबसे पहली कंडीशन होती है, डायपोल की पहली कंडीशन है 2 अपोजिट चार्ज होने चाहिए। कैसे? अपोजिट चार्ज होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है सेपरेशन होनी चाहिए दोनों में क्या होनी चाहिए? सेपरेशन। जो हमारे पास चार्ज इस तरह की कंडीशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज है, इसे मैंने एक L डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसको हम क्या कहते हैं? डायपोल। कैसा डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। अब इसके बाद एक नई टर्म आपके पास इनरोल होती है, हमारी एक नई टर्म की एंट्री होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारे पास? अब डायपोल तो आपने पढ़ ही लिया, माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इन 2 के बीच में मैंने एक डिस्टेंस ले लिया 2L। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को मैं डिनोट करता हूँ P से, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ये अब ये जो 2L है दोस्तों, ये मत समझना कि डायपोल मोमेंट उसको ही कहते हैं जहाँ पे चार्ज आपके पास 2L लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। 2L तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेते हैं, परंतु हमारे पास जो 2 सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट जो चार्ज है वो सेपरेटेड है किसी भी डिस्टेंस पे, उनका प्रोडक्ट अगर चार्ज के उस डिस्टेंस का प्रोडक्ट अगर चार्ज के साथ देखा जाए तो उसे हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। और डायपोल मोमेंट की सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू कहाँ होती है? पॉजिटिव होती है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल। इस P की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब इस डायपोल की यूनिट अगर आप देखोगे तो ये आपके पास चार्ज है, आपके पास डिस्टेंस, तो ये सीधे आ गए यहाँ से कूलम मीटर, ये यूनिट आ गई। और यहाँ पे आप देखना चाहोगे अगर इसका डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला भी आसानी से बन जाएगा। कैसे? चार्ज का आपके पास 80 और यहाँ पे लेंथ का आपके पास L, तो LTA भी आपके पास इसका डायमेंशन बन सकता है।
ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ डायपोल की बातें आपके साथ करी। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आते हैं कि अगर आपके पास डायपोल के एक्सिस पे आप देखोगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो रहा है, डायपोल के बाइसेक्टर पे देखोगे, बाइसेक्टर में इंटू से परपेंडिकुलर, जैसे आप इक्वेटोरियल भी पढ़ते हैं, वहाँ पे देखोगे कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास फाइंड आउट हो रहा है। ये दोनों कंडीशन बहुत बेस्ट है। और इसके बाद टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी यहीं पाता है, तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दूंगा। तो जुड़े रहना आपने लेक्चर के साथ एंड तक, और थोड़ा इंटरेस्ट बनाना है। फिजिक्स को समझना है तो थोड़ी अंदर से इंटरेस्ट होनी चाहिए। और मैं लिख के दूंगा, अगर आप सिस्टमैटिक वे में सभी चीज़ों को अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी कमीशन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कमीशन में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करेगी, वो डेप्थ में थोड़ा सा चले जाएगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छी फेमिलियरिटी है, यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम। ठीक है ना। तो मैं थोड़े से धीरे से कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ। आपको मैंने बता रखा है कि यूट्यूब आपके पास है, स्पीड अप करेगा, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के भी मेरे वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। परंतु सीरीज़ को आप डेफिनेटली फॉलो करना दोस्तों। मतलब अगर सीरीज़ को आप डेफिनेटली फॉलो करोगे, कोई भी अगर क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड आपके साथ जुड़ गया आपके पेपर में, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, और उस टाइम पर आपको ज़रूर मेरा ये वीडियो याद आएगा कि सर ने हमें बहुत सिस्टमेटिक में बताया हुआ था। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं, और जो इसके बाद नेक्स्ट का जो टॉपिक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो आपके लास्ट ईयर का जो कमीशन हुआ था उसमें वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कमीशन में। ठीक है ना। तो सीरियस लेना चीज़ों को, ऐसे नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हो। ओके नाउ, अब मैं बात करूँगा इसके बाद कि अगर हमारे पास कोई डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब हमें कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो यहाँ सीधे सीधे आपके साथ डिस्कशन कर ही लूँगा। डायपोल के केस में मेनली हम फोकस करते एक इस पॉइंट की, और एक बात करते इस पॉइंट की। इन दो पॉइंट की हम ज़्यादा बात करते। अगर ये आपके पास आपका डायपोल है, 12 ये डिस्टेंस मान के चल रहा हूँ मैं, और यहाँ से कहीं ये कोई सेंटर है आपके डायपोल का, जो ये L डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और L डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कोई X डिस्टेंस है, इसको P पॉइंट में मान लेता हूँ। अगर इस पॉइंट P पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उसको कहते हैं एक्सियल। दैट मीन्स जो आपके पास डायपोल है उसके अलोंग एक्स एक्सिस पे। ठीक है। और जो ये वाला आपके पास पॉइंट होता है ऊपर वाले, आपके पास होता है बाइसेक्टर कहते हैं इसको, और इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और इसको इक्वेटोरियल भी कहते हैं। ठीक है ना। कितने नाम इसके है कि यहाँ पर आपको जब डायपोल के केस में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं। तो सारा बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो क्या था वो भी बता दूंगा। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि ये डायपोल जो हमारे पास है, इस डायपोल की वजह से इस P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहले तो मैंने ये पूछ लिया। तो अब आप जानते हैं कि आपके पास एक चार्ज यहाँ प्लस Q है, एक चार्ज नेगेटिव Q है। प्लस Q से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी तो बाहर को होगी। इसको मैं 2 मान लूँ, इसको मैं 1 मान लूँ, तो E2 इधर, और इसकी वजह से आपके पास इनवर्ड होगी। अब यहाँ पे मैंने E2 को थोड़ा ज़्यादा बनाया, E2 को थोड़ा छोटा बनाया, तो इससे अंडरस्टूड है कि जितना हमारे पास डिस्टेंस छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम है। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ से मुझे लगता है मैं ई नेट बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। ई नेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा से कम को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, E2 माइनस E। ध्यान देना आपने, यहीं से आपका सारा काम होने वाला है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको पूरा सॉल्व तो नहीं करना एग्जाम में, पर एक प्रोसेस तो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस पॉइंट पर अगर मैं पहले इसकी वजह से देखना चाहूँगा, जो यहाँ पर मेरे पास है, इसकी वजह से अगर देखना चाहूँगा, तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखूँगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x है, ये वाला मेरे पास l है, तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ गया x माइनस एल फर्स्ट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखना है मैंने P पॉइंट तक का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x आगे x प्लस एल आ गया। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पहले ही पता है, तो ईजिली लिख सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले E2 को लिखना चाहूँगा,
E2 को लिखना चाहूँगा, E2 है मेरे पास, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। E2 के लिए क्या लिखूँगा, KQ और साथ में डिस्टेंस कितना है, x माइनस एल का स्क्वायर। और दूसरा अगर मैं E1 के लिए लिखना चाहूँगा तो KQ x प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दूंगा, ई नेट क्या आ जाएगा मेरे पास, ई नेट आ जाएगा मेरे पास, E2 की वैल्यू पुट करो KQ अपॉन x माइनस एल का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस एल का स्क्वायर, जिसको सॉल्व कर ही सकते हैं आप। अब KQ को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस एल का स्क्वायर माइनस x माइनस एल का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या किया, ये तो फॉर्मूला आपको पता है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। सो यार बाहर से थोड़ी आवाज़ें आ रही है, क्या बोल रहे हैं इन बाइक वालों को, चलो कोई बात नहीं, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने अपना ध्यान यहीं पे रखना है। तो जब अपन यहाँ पे ई नेट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अब इधर आना थोड़ा, स्लाइड पे यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो गई, तो यहाँ देखते हैं KQ अंदर सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर अंदर लेता जा रहा हूँ मैं, माइनस एल स्क्वायर प्लस 2XL, ये समझ आया होगा कि ये माइनस मैंने साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो नीचे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, KQ 4XL 2XL 4XL अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास ई नेट आ गई, किस केस में, जब मैं इक्वेटोरियल की बात करता हूँ। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, सो यहाँ तक पहुँच गए हो, यहाँ पे ई नेट की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो, राइट, ई नेट की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका ध्यान देना है। यहाँ तक ई नेट सॉल्व हो रखा है, तो ई नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, अब जैसे KQ 4XL अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो हमें पता है कि P हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है हमारे पास Q इंटू 2L। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन हम बना सकते हैं, 2KX को साइड में रखो और अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, इनको साइड कर दिया, यहाँ से 2 निकाल दिया और अंदर बचा हमारे पास Q इंटू 2L, ये भी इधर ही मल्टीप्लाई करो और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2KX P और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये ई नेट हमारे पास कौन से केस में, जब हम एक्सियल लाइन पे देख रहे थे डाइपोल के, राइट। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। और जनरली हमारे पास क्या होता है दोस्तों, जो एक्स है ये होता है ग्रेटर देन एल। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एल को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। एल को अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ई नेट की वैल्यू क्या होगी, ई नेट की वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास होपफुली ऐसी ही आपके पास टर्म आएगी 2KX P कैफ, एल को तुमने निगलेक्ट कर दिया तो x रेज टू की पावर 4 हो गया, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये हमारे पास बन गया 2K P वेक्टर और x क्यूब ई नेट, ठीक है ना। अब एक बात और जो कि आपके एग्ज़ाम में आई थी, अब यहाँ पे देखना आपके पास P जो आपके पास है डाइपोल, इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ, राइट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आपके पास, इस तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके इस तरफ है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और P दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आपके पास इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच में आपके पास एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P के बीच में, अगर दोनों एक डायरेक्शन में, तो एंगल कितना इनके बीच में 0 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन आपको लास्ट आया था, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन में क्या पूछा है एग्जामिनर ने, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लाइन ड्यू टू इट ऑन एक्सियल लाइन। एंगल बताना है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P और E के बीच में, ठीक है ना। तो P और E के बीच में कितने डिग्री का एंगल है जब आप एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं। तो अभी आपने पूरा सिस्टमेटिक वे में सॉल्व किया और इसका आपके पास जो एंगल आया, कितना एंगल आया आपके पास 0 डिग्री। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट।
अगर मान लो यहाँ पर एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल बोल दिया होता इन्होंने, अब आप यहाँ 90 कर देते, ध्यान नहीं देते तो, है ना, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो 90 डिग्री हो जाता है, तो आपने देख लेना था कि इधर पी जा रहा है और अगर इधर हो रहा है तो यहाँ पर बस हम 90 लगा देंगे, पर 90 गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मैं आपको धीरे धीरे आगे चलते चलते बताऊंगा, तो आप लेक्चर को जैसे जैसे हम आगे जा रहे देखते रहिए। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक से सेम ईयर में आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सपीरियंसेस, क्या एक्सपीरियंस करेगा। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को आप प्लेस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क और नेट फोर्स, या फिर फोर्स बट नो टॉर्क, ओनली टॉर्क बट नो नेट फोर्स, और नो टॉर्क नो नेट फोर्स। तो ये हम जैसे टॉपिक आगे कवर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाए, ठीक है ना। सो ये मैंने बता दिया आपको एक्सियल वाला बहुत डिटेल में। अब इक्वेटोरियल में क्या होता है दोस्तों, इक्वेटोरियल में आपने क्या करना है, इक्वेटोरियल का केस अब बताता हूँ यहाँ पर कि आपके पास कोई डायपोल है, डायपोल आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ सेंटर से किसी पॉइंट पी पे मैं निकालना चाहता हूँ, ये आपके पास एल है, ये भी एल है और ये कोई एक्स डिस्टेंस है। तो यहाँ से इसके वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूँ तो ये कुछ इस डायरेक्शन में, अगर इसको एंगल थीटा मानूँ तो ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास ये आ गया इस डायरेक्शन में, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, क्या हो, एक इधर आएगा ई कॉस थीटा और एक इधर आएगा ई साइन थीटा। सेम कंडीशन अगर इधर देखूँ इसके लिए तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास बनेगी जिसे मैं E2 बोल दूँगा, इसे मैं E1 बोल दूँगा। अब इसका अगर ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है, ठीक है, तो इसको अपोजिट एंगल क्या बनेगा हमारे पास, ये भी थीटा बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर ये कंडीशन हमारे पास इस तरह की होगी तो 1 मिनट जस्ट थिंक अबाउट इट एंड थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर हमारे पास अगर इधर जाएगा तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम एंगल हमारे पास क्रिएट होगा, ठीक है ना, सेम एंगल हमारे पास अगर देखा जाए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर अगर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पॉइंट पे, जब इसको आगे ले जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा ही बन रहा है जैसे इसका बन रहा था। होगा क्या यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गलत बता दिया है, सो सॉरी फॉर दैट। एक बार चलो यहाँ ध्यान दो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। अब इस P पॉइंट पर अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, ये एक्स डिस्टेंस ऊपर है हमारे डायपोल से, इसको मैं चार्ज 2 मानूँ, इसको 1 मानूँ, ये इसको 1 मानूँ, इसको 2 मानूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस प्लस चार्ज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्लस चार्ज से क्या हो जाएगा, इस तरफ चले जाएगा हमारे पास E2, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल ये इसके साथ बन रहा है यहाँ, तो ये इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। और जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ वाले अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूँ उसको नीचे की ओर खींचे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इसमें E1 ऐसे होगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक ये और एक ये। तो इधर हमारे पास E2 कॉस थीटा और इधर E1 कॉस थीटा, और साइन थीटा टर्म इसका देखा जाए तो ऊपर को E2 साइन थीटा चले जाएगा, इसका देखा जाएगा नीचे को E1 साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास नेट ये बचा। आया समझ। पहले के केस में मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था चार्ज का, तो अभी मैंने चार्ज को ध्यान में, क्योंकि फिजिक्स में ना कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं ना, थोड़ा ध्यान रखना होता है, कॉन्सेप्ट को सिस्टमेटिक वे में हैंडल करना होता है। तो अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि ई नेट यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, इस केस में ई नेट आपके पास दो फैक्टर से भी आई है, कौन से, 2e कॉस थीटा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे 2e की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, KQ, और डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस, इसको r मान लो, r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर निकल जाएगा l और x, r का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आपके पास बहुत ईजिली आ जाएगी, क्या आएगी, ये वाली वैल्यू
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, ये बहुत आसानी से आ गई। और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो ये कैंसिल, और साथ में कॉस थीटा साथ में, तो ये आपके पास आ गया 2 KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ से निकल जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। क्या सॉल्व करोगे कॉस थीटा? कॉस थीटा का फॉर्मूला पड़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर किया था अभी थोड़ी देर पहले ही। 2 KQ एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बेस हमारे पास एल है, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? आर, जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, है ना। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बनी और ये बन गया 2KQ एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू की पावर 3/2। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे थे, है ना। तो ये वाली कंडीशन कब बनी? जब हम परपेंडिकुलर की बात करें। परंतु एक बात यहाँ पे ध्यान दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल की जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री। तो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल पूछ लेते तो यहाँ पर आपके पास एग्जैक्ट राइट आंसर 180 डिग्री होता। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। सो होपफुली कि आपको इतना कुछ समझ आया। तो अब इसके बाद भी आगे ये लेक्चर बहुत चलेगा, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगा। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें छोड़ दूंगा, जो आसान चीज़ें वो करवा दूंगा, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पूरा लेक्चर करना है या नहीं करना है। क्योंकि साइंस का अगर आज मैं एफर्ट कर रहा हूँ, आज नहीं तो आज से 5 साल, आज से 10 साल बाद मुझे पता है कि किसी न किसी स्टूडेंट को डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। परंतु अगर आप भी इन कॉन्सेप्ट का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको भी थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट वीडियो तो देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इसको मैं डायपोल मोमेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? ई परपेंडिकुलर KQ इंटू 2L अपॉन ये K है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। यहाँ पे ये P और ये बन गया KP एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू की पावर 3/2। यहाँ पर एक बहुत शानदार चीज़ है, मैंने आपको बताया जनरली हमारे पास क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन एल। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हमारे पास होगी, एल यहाँ से निगलेक्ट कर देगी, तो ये बन जाएगा KP एक्स स्क्वायर रेज टू की पावर 3/2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ई परपेंडिकुलर क्या हो गया? KP एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक कोई रिलेशन बन रहा है, बहुत प्यारा रिलेशन। यहाँ पर जब ई परपेंडिकुलर के केस में देख रहा हूँ तो मैं KP एक्स क्यूब आ रहा है, और जब मैं ई एक्सियल के केस में देख रहा था तो यहाँ पे 2KP क्या आ रहा है? एक्स क्यूब, है ना। ई एक्सियल के केस में क्या आ रहा है? ई एक्सियल के केस में आ रहा है हमारे पास 2KP एक्स क्यूब। तो कभी कभी आपके पास ऐसी भी कंडीशन बता सकते हैं वो कि जो आपका ई परपेंडिकुलर है, अगर कुछ ऐसा बोल दिया इन्होंने कि ऑप्शन में कभी ऐसा मेंशन कर दिया कि ए एक्सियल, सॉरी हाँ ए एक्सियल नहीं, जो ई परपेंडिकुलर है ये 2 टाइम ऑफ ई एक्सियल हो सकता है ना। नहीं सॉरी, जो ई एक्सियल है 2 टाइम ऑफ ई परपेंडिकुलर, ऐसी भी कंडीशन बन सकती। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ई एक्सियल की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो वो ई इक्वेटोरियल की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह का रिलेशन भी बन सकता है आपके पास। तो ध्यान रखना है कि ई एक्सियल आपके पास 2 टाइम ऑफ ई परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, सो इसका ध्यान रखना है। तो ये आपको मैंने 2 कंडीशन समझा दी, 2 कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, तीसरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे मैंने एंगल की भी बात बता दी कि ई और पी के बीच में क्या एंगल है, और यहाँ भी बता दी एक्सियल लाइन में भी। अब नेक्स्ट मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको, टॉर्क की बात करूँ, जो कि एक लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसके बाद टॉर्क, एक मिनट, टॉर्क के बाद आगे डिस्कशन करूँगा फ्लक्स की जो आपके पास अलग अलग एप्लीकेशन, सारी बातें करूँगा, डिटेल में करूँगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। आपको मैंने कहा है कि लगभग ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 लेक्चर में बनाऊँगा,
और 4 से 5 लेक्चर इतने बेनिफिशियल हो गए कि अगर आपको एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर देखना है, चाहे आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी तरह का जनरल कंपटीशन में अगर आप भाग लेना चाहते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो उसके लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर हो जाओगे। सो फोकस करना है और देखनी है वीडियोस, और अगर अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेशन में बता देना, मेरा भी हौसला अफजाई हो जाएगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वीडियो बनाने का मन करेगा, है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आपने। और एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 डबल ऑफ परपेंडिकुलर वाला केस आएगा। तो यहाँ पर जब आपने एक्सियल के केस में जो डिस्टेंस लिया होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक पी पॉइंट के बीच में, जैसे एक्स लिया था, तो इक्वेटोरियल में भी आपके पास सेम ही डिस्टेंस होना चाहिए, तब ये पॉसिबिलिटी है। अगर आप डिस्टेंस में वेरिएशन करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे हाँ एक पॉइंट लिख देना, 8 सेम डिस्टेंस, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये नहीं कि अगर आप डिस्टेंस बैरी करोगे और नहीं आएगा और बोलोगे सर ने तो हमें ये बताया था, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास डिस्टेंस सिमिलर होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि टॉर्क कैसे जनरेट होता है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर रखते हो अपने क्या बोलते हैं डायपोल को, तो उस केस में आपके पास टॉर्क कैसे अप्लाई होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ बात करेंगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो टॉर्क है, राइट। सो हमने अभी तक डिस्कशन किया कि अगर हमारे पास कोई डायपोल है, डायपोल के केस में एक्सियल और इक्वेटोरियल को समझ लिया, एंड नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है टॉर्क की। टॉर्क कब एक्सपीरियंस होता है, राइट। सो लेट अस कंसीडर, मैं यूनिफॉर्म की बात करता हूँ। यूनिफॉर्म में क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मीन स्कूल यूनिफॉर्म नहीं, राइट। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा रिसाइज करके, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसकी डेरिवेशन सॉल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि कैसे क्या होगा, क्योंकि डेरिवेशन तो आपने वैसे भी वहाँ पे सॉल्व नहीं करनी है। अगर मैंने यहाँ पे 2 चार्ज रखे, एक डायपोल रखा है, एक ही, और आप जानते ही है कि अगर मैंने यहाँ पे प्लस क्यू रखा और यहाँ पे मैंने माइनस क्यू रखा है, अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल का रखता हूँ या चार्ज को रखता हूँ, आपको पहले ही पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं क्यू ई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो इस तरफ ही एक्सपीरियंस करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके अपोजिट एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना। तो ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि ऐसी कंडीशन कब होती है, इसको मान के चलो 2L जो भी डिस्टेंस है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखोगे, जब भी कभी भी आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखोगे, तो आपके पास एफ नेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, ऑलवेज। सो टॉर्क कैसे जनरेट होगा, यहाँ पर टॉर्क की कंडीशन कैसे बनती है, अगर आपके पास 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेज है, जिन पे अपोजिट साइड में फोर्स अप्लाई हो रही है और जिनका सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, तो यहाँ पर सेम लाइन ऑफ एक्शन ना होने के कारण यहाँ पर हमारे पास टॉर्क जैसी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। कैसे, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, अगर ये आने की कोशिश करेगा तो ये थोड़ा सा हल्के इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। कोई भी फोर्स जब आपके पास अप्लाई होता है, अगर उससे अगर रोटेशन, अगर फोर्स लगाने पर अगर हमारे ऑब्जेक्ट या हमारा डायपोल अगर रोटेशन फील करता है, रोटेशन का मतलब ये नहीं कि पूरा रोटेट हो जाता, हल्का सा ऑसिलेट करने लग जाएगा, तो हमें ये पता लगेगा कि ये हमारे पास जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एक टॉर्क की तरह एक्ट हो रही है। यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक तरह का फोर्स होता है, परंतु कैसा फोर्स, जो बॉडी को रोटेशन में लाता है। रोटेशन, कोई भी बॉडी है उसको रोटेशनल फॉर्मेट में लाने की जो प्रवृत्ति हमारी स्टार्ट होती है टॉर्क से होती है। टॉर्क भी एक तरह का फोर्स है, परंतु कैसा फोर्स है, रोटेशनल फोर्स। बात समझ आई। तो बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आपके पास 2 अपोजिट
चार्जेज है, एक डायपोल है, उनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, जब आप नेट फोर्स अप्लाई करते हो तो ये तो जीरो होगा ही होगा। बट यहाँ पर आपके पास जब फोर्स अप्लाई करोगे तो हल्का सा ऑसिलेट करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क जैसी कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क क्रिएट होएगा। ठीक है ना। तो टॉर्क आपको पता ही है क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका पूरा सॉल्व करके आपके पास एक नेट बनता है, वो बनता है पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर आप अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो ये बनेगा पी क्रॉस ई। एग्जाम में आ सकता है कि अगर आपके पास टॉर्क की कंडीशन बन रही तो टॉर्क की वेक्टर फॉर्म क्या होगी, ये होगी। और ये भी हो सकता है ई क्रॉस पी, तो ये आपके पास नहीं होगा, यही वाला होगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना। और यहाँ पर जो एंगल आपके पास मेंशन होता है वो किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में, राइट। नाउ मैक्सिमम डायपोल आपके पास कहाँ पॉसिबल है, डायपोल की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे हो सकती है। तो आपको पता है कि ये आपके पास कंडीशन है, पूछ सकते हैं कि डायपोल की मैक्सिमम मतलब टॉर्क आपके पास मैक्सिमम कब होगा, जब आप किसी नॉन यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डायपोल को रखोगे तो उस टाइम पे टॉर्क की कब पॉसिबिलिटी है कि वो मैक्सिमम हो जाए। तो दो एंगल पर आपके पास टॉर्क मैक्सिमम होगा, कहाँ कहाँ पे, जहाँ पर हमारे पास साइन 90 डिग्री होगा और साइन 270 डिग्री होगा, तो दो वैल्यू होगी ±1। ठीक है ना। यहाँ हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान होनी चाहिए। और मिनिमम टॉर्क आपके पास कहाँ पे होगा, मिनिमम टॉर्क की कंडीशन है आपके पास 2 पॉइंट जो क्या आपके पास है 0 डिग्री और पाई डिग्री। यहाँ पर आपके पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, जहाँ पे टाउ आपके पास 0 हो। ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से आता है आपका क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या एक्सपीरियंस होता है, नेट फोर्स और टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना। ये वाला नहीं होगा, इन्होंने क्या टॉर्क बट नो नेट फोर्स, ये दोनों आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गए, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। तो आई थिंक ये सफिशेंट है आज के लिए, काफ़ी लंबा हमारे पास आज का लेक्चर बन चुका है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करूँगा। पहले लेक्चर में आपका काफ़ी ज़्यादा सहयोग मुझे मिला और मैं जैसे ही आपकी फ़ीडबैक मुझे मिली तो मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है मेरे इन लेक्चर से तो आई विल डेफिनेटली कंप्लीट द सीरीज़ ऑफ फिज़िक्स, राइट। टीजीटी नॉन मेडिकल की जो भी फिज़िक्स की सीरीज़ है मैं सभी टॉपिक ऑलमोस्ट कवर करूँगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए, तो जहाँ पे हमारे पास EMT आ रहा है, ठीक है ना, EMT में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक आ रहा है और मैग्नेटिज्म का पोर्शन आ रहा है, तो ये मैं कंप्लीट करूँगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा देखूँगा थर्मोडाइनमिक्स का भी पोर्शन आ रहा है, वो मैंने देखा। और देन उसके बाद मैं थोड़ा सा मूव करूँगा सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर से भी कुछ चीज़ें आई थिंक आ रही है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी पूछी जाती है, तो ये दो सेगमेंट पहले कवर करूँगा, फिर थर्मो और मैकेनिक्स की तरफ जाऊँगा, फिर देखूँगा बाकी के कॉन्सेप्ट। तो जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ये सारा कंप्लीट करूँगा और इसमें देख लेना आप कितना इंटरेस्ट आप बनाते हैं, कैसे आप सिंक करते चीज़ों को। जो मुझे लगता था मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी सी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस लेक्चर का जो इस टॉपिक का जो अभी मैंने टॉपिक बताया इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड कर दूँ, तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा। और दूसरी बात अगर बता दूं, नॉन यूनिफॉर्म अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पर आपके पास जो एफ नेट है दोस्तों वो ऑलवेज क्या होगी, 0, पहली बात। दूसरा जो टाउ आपके पास है इक्वल होगा P क्रॉस E के, दूसरी बात। तीसरा टाउ आपके पास 0 कहाँ पे होगा, टाउ आपके पास 0 होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे, है ना, मतलब टॉर्क। और टाउ नेट आपके पास इन दो पॉइंट पे 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, थीटा इज इक्वल टू 90 और 270 डिग्री। और नॉन यूनिफॉर्म में अगर आप प्लेस करते हो तो नॉन यूनिफॉर्म में आपके पास एफ नेट और टाउ नेट मे और मे नॉट भी 0, इसकी कंडीशन बनती, ठीक है ना। सो आज का लेक्चर यहीं तक मैं डिस्कस करूँगा। कल मैं यहाँ से आगे बहुत बढ़िया से टॉपिक अभी बसते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बाद उसकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, वो बहुत शानदार है।
सो होपफुली कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और इसके बाद अभी मैं जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, ये आगे की बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जब फ्लक्स की डिस्कशन करूँगा तो देन आपको बताऊँगा। और पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद आपके साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो ज़रूर डिस्कस करूँगा, वन शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, बहुत शानदार तरीके से डिस्कशन करूँगा उसकी। तो आई थिंक आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आपने कमेंट सेशन में ज़रूर बताना दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना अगर हमारी वीडियो लेक्चर से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए हो तो हमारे चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।